हाँ जी, आ गए। वेलकम टू नेक्स्ट कॉमर्स बेटा। मैं हूं सारथी सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। ढेर सारा स्वागत है आप लोगों का हमारी इस बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज में, जो कि बनाई गई थी इस पर्सपेक्टिव से कि कम समय में आपको बेहतर से बेहतर हम रिवीजन करवा सकें। और ये इसके एंड डेस्टिनेशन पे आप पहुंच चुके हो। ये आ गई अपने फाइनल डेस्टिनेशन में, हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत सारे बच्चों की दुखती नक्त है। मतलब हर किसी की जो है ना वो चोट है ये कि भाई साहब यही नहीं बनता है, बस बाकी सब ठीक है पूरी बॉडी में, बस एक ही छोटी सी खरोच आ गई थी। वो क्या है खरोच? यही चैप्टर है। तो भैया इस चीज को ध्यान से देखना। ये चैप्टर एक तो बहुत बड़ा है, तो मैंने इसको काफी शॉर्ट किया है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कम समय में आप कैसे बेहतर कर सकते हो उसके लिए मैंने चैप्टर बनाया। तो इस वीडियो को तो पहले पूरी तरीके से देखना है ना बेटा, और घबराना मत, कॉन्फिडेंट रहना जब इस वीडियो को देखते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मुझसे तो बनेगा ही नहीं पर फिर भी देख लेता हूं ना, ये मोटिव नहीं होना चाहिए। ये मुझसे चैप्टर बनेगा, यही मोटिव होना चाहिए। उसके बाद जब इस वीडियो को देखोगे ना तो हर चीज बन जाएगी। मैंने बहुत सरल तरीके से हर एक चीज समझाई है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बस इस वीडियो को देखना, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलो जी, एग्जाम आ चुका है, फोकस कर लो, बस सब बन जाएगा तुमसे। सबसे पहले चालू करते हैं, सर एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। बेटा अपने देश में, पूरे देश में जो टोटल डिमांड है, टोटल डिमांड किसकी? जो भी गुड्स एंड सर्विस की हमने एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी किया होगा उसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। देखो यहां से क्या बोल रहा है, सम द टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपने जो भी इकोनॉमी में डिमांड करा होगा, टोटल डिमांड किसकी? गुड्स और सर्विस की, उसको कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है बेटा, वही एग्रीगेट डिमांड होती है इकोनॉमी के अंदर। इसको किसके बराबर माना जाता है? टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड, कि जो भी खर्चे किए होंगे आपने टोटल, उसी के बराबर डिमांड होती है। देखो डिमांड के लिए ही तो खर्चे करे जाते हैं ना, इसलिए खर्चों के बराबर ही डिमांड को माना गया है। ठीक है बेटा, अब देखो इसका कुछ रिलेशन होता है, ये डायरेक्टली लिंक्ड होती है या रिलेटेड होती है किससे? इनकम लेवल से। मतलब जितनी इनकम उतनी डिमांड, जितनी कम इनकम उतनी कम डिमांड। तो डायरेक्टली लिंक्ड है ना, इनकम ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा, इनकम कम है तो डिमांड भी कम है। ठीक है बेटा, लेकिन इनवर्सली रिलेटेड भी होती है किससे? जनरल प्राइस लेवल से, मतलब महंगाई से, इन्फ्लेशनरी प्रेशर से। अगर मान लो चीजें महंगी है तो डिमांड कम होगी, चीजें अगर सस्ती है तो डिमांड ज्यादा होगी। ये इससे इनवर्सली रिलेटेड भी होता है, तो ये भी आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। ठीक है बेटा, ऑल्सो इट इज नॉट जीरो एट दी जीरो लेवल ऑफ इनकम। अगर इनकम भले ही एक इंसान की जीरो हो, कुछ ना कमाता हो, तो भी इंसान डिमांड करता है। डिमांड जीरो नहीं होती। इनकम के जीरो होने पर भी डिमांड जीरो नहीं होती। इसके पीछे का रीजन ही होता है, आप मान लो कुछ भी नहीं कमाते, मतलब एक बेगर है वो कुछ भी नहीं कमाता पर कुछ खर्चा नहीं करता होगा क्या? दाल रोटी पानी का जिंदा रहने के लिए कुछ तो खर्चा करता होगा ना। वो कैसे करता होगा भाई? पुरानी कोई सेविंग्स होगी, पुराने कोई पैसे पड़े होंगे, या तो उसका इस्तेमाल करके करता होगा। मतलब इनकम जीरो होने पर भी आपका जो डिमांड है वो जीरो नहीं होती है। ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। क्या कंपोनेंट्स है? वैसे तो यहां पे हमने 4 सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से लिखे हुए हैं, लेकिन हम पढ़ते दो ही सेक्टर है। कौन कौन से भैया? ये दो सेक्टर, इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये है। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, पर हम पढ़ते ही दो सेक्टर के बारे में। तो कौन कौन से दो सेक्टर है? ये हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब हम लोग घरेलू लोग जो है। हाउस होल्ड जो है वो क्या डिमांड कर रहा है और क्या एक्सपेंडिचर कर रहा है उसकी बात करते हैं। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स या प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं वो कैसी डिमांड कर रही है, वो कैसा खर्चा कर रही है, उसके बारे में बात करता है। ये दो चीजों से कैसे इफेक्ट होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, इंटरेस्ट रेट्स अगर चेंज होंगे तो डिमांड पे फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बारे में भी देखोगे तो उससे भी इंपैक्ट करता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है, अगर आप मेंशन करना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी दो सेक्टर क्या है बेटा? गवर्नमेंट के खर्चे, और उसके साथ साथ आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, जैसे कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता है ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर के, और इंपोर्ट्स बाय गवर्नमेंट सेक्टर। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट एक बार नजर घुमा सकते हो। ठीक है बेटा, चलो जी, अब आता है एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है जो भी गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी जो आपने प्रोड्यूस किए हैं उनको कहते हैं किसके पीरियड के अंदर? एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। द मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और नेशन प्रोडक्ट, जो नेशनल प्रोडक्ट आपने बनाए हैं। ठीक है, जो भी मनी की चीजें, मनी वैल्यू की चीजें जो गुड्स और सर्विसेज की हैं, जो आपने प्रोड्यूस करी है एक इकोनॉमी के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। वहां पर हमने डिमांड करी थी, यहां पे हमने बनाई है। वहां पे खर्चों के बराबर थी हमारी क्या? डिमांड। यहां पे किसके बराबर है? जितनी इनकम जनरेट करी होगी उसके बराबर हमारी सप्लाई होती है। ठीक है बेटा, यही एग्रीगेट सप्लाई है। कितना स्टॉक बनाया आपने एक साल के अंदर या एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर,
आपने गुड्स एंड सर्विस का, उसकी बात करते हैं, टोटल गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है बेटा। चलो जी, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं? इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है सेविंग्स। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ खर्चा किया होगा आपने या कुछ सेव किया होगा, यही सप्लाई के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है बेटा। इसको लिखते कैसे हम लोग, एक बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में AS इज इक्वल टू C प्लस S, ठीक है बेटा, समझ आया। चलो जी, अब आप आ जाओ कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है एक रिलेशनशिप जो बताता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में, कि आप क्या खर्चा कर रहे हो और कितनी इनकम है, उसके बीच का एक रिलेशन बताता है, उसे हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। खर्चे और इनकम के बीच में, मतलब कंजम्पशन और इनकम के बीच के एक रिलेशन को बताता है, उसे हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं? कुछ इस तरीके से भी करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसका कुछ इस तरीके से होता है। आप चाहे तो देख सकते हो, ये हमारे पास ग्राफ भी है, ये आपकी इनकम है, ये आपका कंजम्पशन है, ठीक है बेटा। चलो जी, अब आप यहाँ देखना सब चीजें कैसे डिनोट हो रही है। सी मतलब कंजम्पशन होता है, सी बार मतलब मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एट जीरो लेवल इनकम। अगर आपकी इनकम जीरो है, अगर आपकी इनकम जीरो है तो भी आप कंज्यूम करते हो कुछ, इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, कुछ खर्चा कर रहे हो, उसे आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हो, ठीक है बेटा। फिर आपका होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर ये क्या होती है? अभी आगे के पॉइंट में समझाऊंगा, तो बिल्कुल मत डरना, ठीक है। और बचा हुआ क्या है? डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल इनकम का मतलब होता है जैसे कि 10 लाख अगर तुमने कमाया, 3 लाख रुपए तुमने उसमें टैक्स पे कर दिया, बचा 7 लाख, ये 7 लाख की तुम्हारी डिस्पोजल इनकम होती है, ठीक है बेटा। इस फॉर्मूले के थ्रू तुम क्या निकाल सकते हो? कंजम्पशन फंक्शन, एक रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। चलो जी, अब सेम तरीके से क्या बता सकते हो? सेम तरीके से तुम सेविंग फंक्शन बताओ। सेविंग फंक्शन क्या बताता है? ये रिलेशनशिप होता है सेविंग्स और इनकम के बीच में। किसके बीच में? सेविंग्स और इनकम के बीच में। इनकम तुम्हारी कितनी है, उसमें से कितनी सेविंग्स है, उसके बीच का एक रिलेशन को बताता है। देखो, इज नोन एज द सेविंग फंक्शन। इसको कैसे लिख सकते हो? S इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Y, मतलब इनकम, ठीक है बेटा। इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है? सेम उसी तरीके से, S स्टैंड्स फॉर सेविंग, S बार इज इक्वल्स टू लेवल ऑफ सेविंग व्हेन इनकम इज जीरो। अगर इनकम जीरो है तो नेगेटिव सेविंग्स कहलाती हैं। सेविंग्स क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है, मतलब कम होती जा रही है। आप कुछ नहीं कमाओगे तो नेगेटिव सेविंग्स तो कम होती जाएंगी ना। फिर आपका है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। MPS क्या है वो भी मैं समझाऊंगा आगे के स्लाइड्स में, तो अभी इसको छोड़ देना। और Y क्या होती है? इनकम होती है। इस तरीके से आप एक्सप्रेस इस बार इसको कर सकते हो, ठीक है। ये दो फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन। ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना कंजम्पशन फंक्शन स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बेटा। सेविंग फंक्शन का भी ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे नेगेटिव सेविंग्स दिख रही है आप लोगों को, O के नीचे आ रहा है, ये Y एक्सिस में नेगेटिव जगह पे आ रहा है, तो ये नेगेटिव सेविंग्स को दिखाता है, और उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। इनकम आपकी क्या है बेटा? यहाँ पे इनकम आपकी एकदम स्टैग्नेंट है, ठीक है। चलो जी, अब आ रहा है आपके पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? क्या होता है? ध्यान से देखना। इट शोज द लेवल ऑफ कंजम्पशन, मतलब C विथ रिस्पेक्ट टू गिवन लेवल ऑफ इनकम। क्या बताता है? ये बता रहा है कि द लेवल ऑफ कंजम्पशन विथ रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम, कि कितना कंजम्पशन हो रहा है कितने लेवल ऑफ इनकम में, उसको बताता है, ठीक है बेटा। अब उसमें भी हमारे पास दो तीन चीजें, दो चीजें क्या है? ध्यान से देखना। दो चीजें हैं, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बोलता है कि भैया कितनी इनकम पे कितना कंजम्पशन हो रहा है, इसको शो करता है, एक रेशियो होता है, ठीक है बेटा। क्या है? एक रेशियो है। द रेशियो बिटवीन दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि कितनी इनकम पे कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, उसको बताता है, वो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान लो तुम्हारा खर्चा क्या है बेटा? खर्चा मान लो तुम्हारा है 100 रुपए और कमाते कितने हो? वो भी 100 रुपए, तो तुम ये बता सकते हो कि कितना रेशियो होगा उस हिसाब से, ठीक है बेटा। ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, एवरेज मतलब इनकम के ऊपर अपना खर्चा लिख दो, मार्जिनल का मतलब होता है मार्जिन निकालना होता है। अगर इनकम बढ़ गई या इनकम कम हो गई, या आपके खर्चे बढ़ गए या कम हो गए, तो चेंज हुआ ना कुछ इनकम या आपके खर्चों में, उस चेंज के रेशियोज को बताता है। ध्यान से देखना क्या बोला है मैंने, द रेशियो बिटवीन द चेंज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रेशियो बिटवीन दी चेंज, की जो चेंज हुआ है कंजम्पशन के अंदर, मतलब पहले 100 रुपए खर्च करते थे, अब 200 रुपए खर्च कर रहे हो, 100 रुपए बढ़ा दिए, तो चेंज हो गया ना कंजम्पशन कुछ, तो ये चेंज को बताता है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? चेंज इन द इनकम। अब भैया 100 से अगर 200 खर्च करने लग गए तो मतलब कमाने भी ज्यादा लगे होगे, तभी तो खर्चा ज्यादा किया ना तुम लोगों ने, हाँ या ना। तो कितनी इनकम के चेंज होने पर कितना आपका खर्चा बढ़ जाता है या चेंज हो जाता है,
उस चीज को बताता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम से निकाला जाता है। ठीक है बेटा, समझ आया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आता है क्वेश्चन, बिल्कुल आता है। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से भी काफी पूछा जाता है। ठीक है बेटा, इस वाले पार्ट में मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूं, नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिवीजन करवा रहा हूं, तो इसमें करवाना सेंस नहीं है, वरना वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। ठीक है, चलो, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है कि रिलेशन बता रहे, लेवल ऑफ सेविंग्स विद रिस्पेक्ट टू गिवन लेवल ऑफ इनकम, कि कितनी सेविंग्स है, लेवल ऑफ सेविंग्स क्या है लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग, तो उसको शो करता है। अब इसमें भी वही दो चीजें, पहले अपने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सुना था, अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव सुनेंगे, कि कितनी इनकम पे कितना सेविंग्स कर पाते हो, उसका एक रेशियो होता है। देखो, रेशियो बिटवीन द टोटल सेविंग्स एंड द टोटल इनकम इन द इकोनॉमी एट गिवन लेवल ऑफ इनकम इज टर्म्ड एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब कितनी इनकम पे तुम कितना सेविंग कर रहे हो, उसका एक रेशियो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसे आप क्या कहते हो? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब उसी प्रकार, बट अगर इनकम चेंज हो गई, अगर इनकम बढ़ गई तुम्हारी, तो सेविंग्स भी ज्यादा कर सकते हो ना, हाँ या ना? तो उसी चीज को शो करने के लिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी आता है, द रेशियो बिटवीन द चेंज इन द सेविंग्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। कितना इनकम बदल गया, उससे कितनी सेविंग्स चेंज हो रही हैं आपकी, कितनी सेविंग्स बढ़ गई हैं या कम हो गई हैं, उससे ही आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहते हो। कैसे लिखते हैं इसको? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है बेटा, यही इंपॉर्टेंट है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो बेटा, लिख लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, अब जरूरी है इसके, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आया जाता है। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, ध्यान से देखना। अभी प्रोपेंसिटी टू सेव नहीं, प्रोपेंसिटी टू सेव नहीं, रिलेशनशिप की बात कर रहा है, हेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, बट इसको ध्यान देना। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी और एपीएस के बीच का कैसा रिलेशन है? एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1 है। ये 10 हटा दो यहां से, एपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एपीएस। ठीक है, एपीसी क्या बोल रहा है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1 माइनस एपीएस है, और सेम वे आप एपीएस के साथ भी कर सकते हो, एपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी। पर एक चीज याद रखना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, एपीसी जो है, वो ज्यादा हो सकता है 1 से, ये बात याद रखना। क्यों? देखो, कंजम्पशन जितनी आपकी इनकम होगी उससे ज्यादा हो सकता है, सेविंग्स उससे ज्यादा कैसे होगी? आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा सेव कैसे कर लोगे? लेकिन आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्चा जरूर कर सकते हो। मैंने बताया था, अगर आप कमाते कुछ भी नहीं हो तो भी आप खर्चा कर रहे हो, तो इस सेंस में एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, है ना? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी ग्रेटर देन 1, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है बेटा, बाकी कोई भी चीजें एपीएस हो, एमपीसी हो या एमपीएस हो, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। कई बार एमसीक्यू भी पूछा जाता है इस बेसिस पे। रिलेशनशिप क्या है एमपीसी और एमपीएस के बीच में? वही एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। उसी प्रकार MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPS और MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। ये रिलेशन पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स करने में आपको काफी मदद मिलती है इन सारे रिलेशनशिप्स के बीच में। ठीक है बेटा, चलो जी। कई बार अगर आपको MPS दिया हो, अगर MPC निकालना हो तो 1 से माइनस कर दो, आपको MPC मिल जाएगा। इस प्रकार की आपको कई बार चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है बेटा, अब इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट? व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कुछ एडिशन। एडिशन किसमें? प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो आपके पास अभी प्रेजेंट स्टॉक है कैपिटल का, उसमें कुछ बढ़त हो जाना, कुछ ऐड हो जाना, उसे आप कहते हो इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, दे लीड टू इंक्रीज इन दी कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स में इंक्रीज होता है, एडिशन हो रहा है ना, क्योंकि कुछ जुड़ रहा है। एट इक्विलिब्रियम लेवल, जब इक्विलिब्रियम लेवल मतलब जब इक्विलिब्रियम होता है, चीजें सेम होती है, इक्वल होती है। इन्वेस्टमेंट्स किसके बराबर है? इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल टू सेविंग्स। जितना आप सेव कर रहे हो वो सब इन्वेस्टमेंट ही है, मतलब जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उतनी आपकी सेविंग्स है। यही इन्वेस्टमेंट के बराबर सेविंग्स कहलाता है इस पॉइंट में। इक्विलिब्रियम लेवल में जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वही आपकी सेविंग्स हैं। ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज। इन्वेस्टमेंट्स को किस सेंस में आप क्लासिफाई कर सकते हो फर्दर सेंसेस में? एक है ऑटोनॉमस और दूसरा है इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसको फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी प्रॉफिट कमाओ या कितनी भी लेवल ऑफ इनकम आपकी बढ़ जाए या चेंज हो जाए, इसको फर्क नहीं पड़ता। एन इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड, नहीं इन्फ्लुएंस होती by the expected profitability or level of income is known as autonomous investment। मतलब कितना ही प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए, कितना ही लेवल ऑफ इनकम चेंज हो जाए, लेकिन यहां पे इन्वेस्टमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मतलब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, लेकिन जिसको फर्क पड़ता है, जिसको पॉजिटिवली रिलेटेड होता है, मतलब अगर इनकम बढ़ी
तो इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ जाएंगे, इनकम कम हुई तो इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो जाएंगे, उसे हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड, द लेवल ऑफ इनकम इज इन एन इकोनॉमी एट हायर लेवल ऑफ इनकम, इनकम अगर हायर लेवल है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वुड बी हायर, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, ज्यादा कमा रहे होगे तो ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है। ये हमारा एक टॉपिक यहीं पर समअप होता है। चलो जी फटाक से आपको मैं इसका ग्राफ भी बता देता हूं, फटाक से देखो इसका ग्राफ। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए स्टैग्नेंट है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। लेकिन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स इनकम के बढ़ने की वजह से आपको ग्रो होता हुआ दिख सकता है, ठीक है बेटा। ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है, ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लेन होता है, स्ट्रेट होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। क्या बोला है नोट ये बोला है, छोटा सा पॉइंट है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो इसके जो क्लासिफिकेशन है इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स डिटरमाइनिंग द क्वांटम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं ना, क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें तो उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या हो सकते हैं, उसके बेसिस पे ये आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है बेटा। चलो जी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1, किसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, मैंने अभी बताया था आपको, अभी बताया था। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं होता है, ये भी नहीं होता, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बिल्कुल भी नहीं होता, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बिल्कुल नहीं होता, कंजम्पशन आपके इनकम से ज्यादा हो सकता है बिल्कुल, इसलिए ग्रेटर देन 1 यहां पर दिखाएगा आपको, ठीक है बेटा। चलो जी इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो बेटा जी हो गया। अब देखो एक टॉपिक हमारा खत्म हुआ है, इसके सामने मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चंस ले आया हूं जो कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अब जैसे ही हमारा दूसरा टॉपिक चालू होता है ना, तो ये 3 टॉपिक में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, अब हम दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जी अब बात करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2, जो दूसरा टॉपिक है उसकी बात करते हैं, ठीक है बेटा। ये टॉपिक क्या बता रहा है, क्या चीजें इसके अंदर है, इसको जरा समझते हैं। चलो जी सबसे पहले शॉर्ट रन क्या है, देखो जेएम कनीज भाई साहब है, इन्होंने एक चीज बोली कि एक पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट रन मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम, जिस टाइम के अंदर हम लोग लेवल ऑफ आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं, कैसे, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की मदद से, मतलब कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे उससे कितना आउटपुट निकलेगा, कितना आउटपुट निकल सकता है, उस चीज को डिटरमाइन करने वाला जो एक पीरियड होता है उसको हम शॉर्ट रन कहते हैं, ठीक है बेटा। चलो जी अब आता है हमारे पास व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब होता है जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो इक्वल हो आपकी एग्रीगेट सप्लाई से, जिसका मतलब है ये सिग्निफाई करता है कि जितना प्रोड्यूसर्स बना रहे थे, जितना उन्होंने बनाया एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, एक साल के अंदर, वो उतना ही एग्जैक्ट है, कितना है, एग्जैक्ट है, बराबर है किसके, जितना लोग खरीदना चाहते थे उसके एक साल के अंदर। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, 100 लोग एक साल में 100 प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे, ठीक है, 100 लोग 100 प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे एक साल में, तो आपने भी साल में 100 ही प्रोडक्ट्स बनाए, तो मतलब AD इज इक्वल्स टू AS, एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है उसे आप इक्विलिब्रियम आउटपुट कहते हो, ठीक है। जितना आपने बनाया उतना ही लोग चाह रहे थे मांगना, ठीक है बेटा, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब आता है इक्विलिब्रियम आउटपुट के अंदर, ओए कहां गया, हाँ आ गया ना, चलो ठीक है, वो सेम स्लाइड आ गई क्या, ये तो चलो ठीक है, इसको हटा दो, सेम स्लाइड आ गई, कोई बात नहीं भाई साहब, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 अप्रोचेस होती हैं, इन 2 अप्रोचेस से हम इक्विलिब्रियम आउटपुट निकाल सकते हैं। 2 अप्रोचेस कौन सी है, ध्यान से देखो, सबसे पहले होती है ADAS अप्रोच। ये ADAS अप्रोच क्या है, ध्यान से देखना, ये तो मैंने अभी बनाया था क्योंकि डायग्राम आपका बना नहीं हुआ था, फिर समझा दूंगा इसको कैसे करना है, ठीक है बेटा। देखो ADAS अप्रोच क्या है, ध्यान से देखना। ADAS अप्रोच क्या बताता है, ये मॉडर्न थ्योरी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन हो रहा है, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखो ये रहा आपका एग्रीगेट सप्लाई, ये मैं इसको व्हाइट येलो लाइन से बना देता हूं, ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई हो गया, रेड लाइन से मैं डिमांड बना देता हूं, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड रहा। जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम आउटपुट वाला पॉइंट कहते हैं। इस अप्रोच से हम इक्विलिब्रियम निकाल पाते हैं, ठीक है बेटा। जब डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। समझ आया बेटा, क्लियर है। इट इज इलस्ट्रेटेड इन द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये डायग्राम की मदद से आप देख सकते हो, ये है ADAS अप्रोच। इस टाइम पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है बेटा, यही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है बेटा। चलो जी अब एक और चीज समझेंगे, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स इनकम।
जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखो ये रहा कंजम्पशन और ये रहा इनकम, ठीक है, जब ये दोनों भी इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट, इसको भी हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम मानते हैं, ठीक है बेटा, कि जितना आप कंज्यूम कर रहे थे और जितनी आपकी इनकम थी उसके बीच का जो पॉइंट जब इंटरसेक्ट होता है, इसी पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ध्यान से देखो, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स द इनकम, इस पॉइंट को भी हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इससे पहले वाले लेफ्ट पॉइंट में क्या होता है, देखो, टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट बी, मतलब इस बी पॉइंट के, इस बी पॉइंट का जो लेफ्ट है, मतलब ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या बताता है, ये बताता है कंजम्पशन इज ग्रेटर देन द इनकम। क्या बोल रहा है, कंजम्पशन ज्यादा है। देखो कंजम्पशन की ये लाइन है, तो ये किसके ऊपर, इनकम, ये इनकम की लाइन है, इनकम से ऊपर है, ये देखो ऊपर है, तो मतलब कंजम्पशन ज्यादा है किससे, इनकम से, ठीक है। लेकिन तो मैं एक चीज नोटिस करना, यहां पे कंजम्पशन नीचे है और आपकी इनकम ऊपर है। जैसे आप बी के राइट पे जाते हो तो आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है आपके कंजम्पशन से। तो देखो क्या बोल रहा है, एंड टू द पॉइंट राइट ऑफ बी कंजम्पशन इज लेस देन द इनकम, कंजम्पशन हमारा कम हो जाता है इनकम से। ये एक अप्रोच होती है जिससे आप इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो, ठीक है, ये ADAS अप्रोच है। अब इसके अलावा दूसरी आपकी अप्रोच क्या होती है, SI अप्रोच। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, याद रखना बेटा, इसका डायग्राम आपको बनाते आना चाहिए। ये डायग्राम आप यहां पर देख सकते हो, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। यहां पर दूसरा डायग्राम है। SI अप्रोच क्या होता है, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। SI अप्रोच क्या है, यहां पे हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। देखो यहां पे इनकम लेवल और आउटपुट लेवल कैसे डिटरमाइन हो रहा है, अ पॉइंट वेयर प्लान्ड सेविंग्स, जो प्लान्ड सेविंग्स हैं वो किसके बराबर हो, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के, मतलब I, S इज इक्वल टू आई होना चाहिए। आपकी जो प्लान्ड सेविंग्स हैं वो आपके प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए। इसीलिए यहां पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स लिए जाते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं लिए जा रहे हैं। दिस अप्रोच ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स आर कंसिडर्ड, इसमें सिर्फ आप ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स को ही कंसिडर करते हो, जो कि एक फ्लैट लाइन होता है, ठीक है, फ्लैट लाइन होता है। ये देखो ना, इसमें लिया भी हमने, ये रहा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये फ्लैट लाइन है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है बेटा। देखो अब क्या हो रहा है, सेविंग्स नेगेटिव से होता हुआ ऊपर जा रहा है, हाँ या ना, नेगेटिव एरिया से ऊपर होता हुआ जा रहा है, और इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर जाता है किससे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से। ये पॉइंट जो है इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इस पॉइंट को ही हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से पहले अगर देखो तो सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन दिख गया, यहाँ पे सेविंग्स ज्यादा हो गई है इन्वेस्टमेंट से, तो आपको पॉइंट दिख गया, सेविंग्स ऊपर है इन्वेस्टमेंट नीचे है, ठीक है बेटा। तो इस अप्रोच से तुम ये भी चीज निकाल सकते हो, जब S इज इक्वल्स टू आई हो जाए, मतलब ये पॉइंट जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ठीक है बेटा। चलो जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आती है अप्रोचेस, ठीक है। चलो, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम क्या है, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम क्या होता है, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम का मतलब है जब आप इंजेक्ट करो या विड्रॉ करो कोई भी इनकम या किसी टाइप से भी पैसा आप इंजेक्ट करो या निकाल लो, उससे आपका इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आ जाता है। जैसे ध्यान से सुनना, इंजेक्शन का मतलब होता है बूस्ट, इकोनॉमी को बूस्ट करता है, फ्लो ऑफ इनकम जो होती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उनको सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी जो है उसको बूस्ट करता है। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी या इनकम की बात करें, कॉज पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट, मतलब मान लो 100 करोड़ रुपए तुम्हारा फ्लो कर रहा था, उसमें तुमने 10 करोड़ और मिला दिया, अब 110 करोड़ रुपए फ्लो करेगा, ठीक है बेटा। ये क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ, 100 नहीं अब 110 करोड़ रुपए मूव कर रहे हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन विड्रॉल का मतलब क्या होता है, 100 करोड़ में से 10 करोड़ निकाल लिए, तो पहले 100 करोड़ मूव कर रहे थे, अब मात्र कितने 90 करोड़ ही करने वाले हैं। तो जब आप विड्रॉ करते हो तो वो क्या करता है, फ्लो को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो देखो ऑन दी अदर हैंड विड्रॉल रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ इनकम कॉजिंग नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि आपको अगर मल्टीप्लाई करना पड़े, अगर इंपैक्ट को बढ़ाना पड़े तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा लेकिन नेगेटिव तरीके से होगा। आपने पैसा निकाल लिया ना, अब कब लोगों में कब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज एन इंजेक्शन, अगर आप कुछ पैसा डालते हो तो उसको इंजेक्शन कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है जैसे मार्केट में मेरे पास पैसा रखा हुआ था, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वो पैसा किसी ना किसी मार्केट में गया होगा किसी के पास, अब वो मार्केट में फ्लो को बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास पैसा आया है, मैं इन्वेस्ट करने की जगह उसको सेव कर लूं, तो सेविंग से क्या होगा, वो पैसा सिर्फ मेरे पास रह गया, मार्केट के पास नहीं हुआ, इस वजह से फ्लो जो है कम हो जाता है। देखो, और दूसरी जगह पे सेविंग्स इज ट्रीटेड एज द विड्रॉल ऑफ सर्कुलर फ्लो, मैंने वही बोला,
सेविंग्स में पैसा मैं अपने पास रख लेता हूं मार्केट से हटाकर, मतलब मार्केट में पैसा नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। तो ये चीज बताती है कि आप फ्लो को कम कर देते हो सेविंग्स करके और इन्वेस्टमेंट करके फ्लो को बढ़ा देते हो। ठीक है बेटा, ये शिफ्ट कर देता है इक्विलिब्रियम को। इन दो रीजंस की वजह से शिफ्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको पता है। ठीक है बेटा, अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो बराबर है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बराबर है, लेकिन यहां पे हर एक लेबर फोर्स यूटिलाइज हो रही है हर एक तरीके से। मतलब हर इंसान जो काम करना चाहता है और काम कर रहा है, वो सारे के सारे लोगों को काम मिल चुका है, सब लोग काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। कोई भी इंसान ठाला नहीं बैठा हुआ है, मतलब जो लोग काम नहीं करना चाहते उनकी काउंटिंग नहीं, जो काम करना चाहते हैं उन सब लोगों को काम मिल चुका है, सब लोग यूटिलाइज हो रहे हैं। ऐसे पॉइंट को कहते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। ठीक है, इस टाइम पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो या सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। ठीक है बेटा, अब लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है ये ध्यान से देखना। मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, सेविंग्स भी इन्वेस्टमेंट के बराबर है, लेकिन हर इंसान के पास काम नहीं है। विदाउट द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, मतलब हर इंसान काम नहीं कर रहा है, वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे भी काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। द इकोनॉमी इज सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक होता है जब हर इंसान के पास काम हो जो काम करना चाहता है, और इसके अंदर हर इंसान जो काम करना चाहता है उसके पास काम नहीं है, हर इंसान के पास नहीं, कुछ लोगों के पास है। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? एक रेशो है भाई साहब। क्या है? एक रेशो है। किसका रेशो है? जब इनकम में चेंज होता है, किसके रिस्पेक्ट में? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको जब आप इसका रेशियो निकालते हो उससे आप कहते हो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं, टर्म्ड एज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है बेटा, ये आपको एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, काफी हाई चांसेस होते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जैसे टॉपिक्स के। इनफैक्ट मनी एंड बैंकिंग में भी एक ऐसा सिमिलर सा काइंड ऑफ कंटेंट बोल सकते हो, सिमिलर तो नहीं है लेकिन वो भी होता है मनी मल्टीप्लायर, नाम से सेम है ना, तो मनी मल्टीप्लायर जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी सवाल आते हैं, तो याद रखना एक चीज। ठीक है, अब मल्टीप्लायर को कैसे निकालते हैं? के डिनोट्स बाय चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि कितना चेंज इन इनकम हो रहा है, कितने चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, चेंज को बताता है। इट रिप्रेजेंट्स रिस्पॉन्सिवनेस। ओए कहां गया बे, इधर आओ, चलो जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इट प्रेजेंट्स दी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनकम, कि इनकम कितना चेंज हो रहा है विद द चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अगर इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है तो उससे कितना रिस्पॉन्ड करेगा इनकम, इनकम कितना रिस्पॉन्सिवनेस है, कि चेंज ऑफ इनकम की वजह, चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना चेंज हो रहा है इनकम में, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ आया बेटा, इसको बताता है। चलो जी, अब आता है हमारे पास एक और पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर दैट इज के एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। सिंपल है, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। सर डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या? अगर एमपीसी ज्यादा होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लायर है के की वैल्यू भी ज्यादा आने वाली है। अगर आप ये बोल रहे हो कि एमपीसी कम होगा तो के की वैल्यू मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम आने वाली। कैसे? ध्यान से देखना, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर, वाइस वर्सा। अगर लोअर होगा एमपीसी की वैल्यू तो लोअर आएगा। आप कैसे? देखो ध्यान से देखना, मैं अगर बोलूं जैसे कि 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, अब एमपीसी की वैल्यू दो बार ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 0.8 और एक ले लेते हैं 0.2, ठीक है, दो ले लेते हैं। अब मैं बोलूं कि भैया 1/1 माइनस 0.8 तो कितना बचा? 1/0.2, ठीक है, 1/0.2 इसको सॉल्व करूं कितना आएगा? के की वैल्यू 5 आ गई। देखो अब जब हायर था एमपीसी की वैल्यू तो हायर आया इसका वैल्यू, ठीक है, के का वैल्यू भी हायर आया, ठीक है। लेकिन अगर 1/1 माइनस एमपीसी करूं लेकिन इसका वैल्यू इस बार में 1/1 माइनस 0.2 कर देता हूं, ठीक है, तो कितना आएगा? 1/0.8, ठीक है, 1/0.8 इज अराउंड आई गेस 1.25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 1.25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्या बोल सकता हूं मैं कि अगर इसका वैल्यू लो है तो के का वैल्यू भी तो कम आ रहा है ना, 5 से देखो कितना कम है, हाँ या ना। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। एमपीसी का वैल्यू ज्यादा होने की वजह से के का वैल्यू भी ज्यादा आ रहा है, लेकिन एमपीसी का वैल्यू कम होने की वजह से के का वैल्यू भी आपको कम दिख रहा है। तो यही चीज यहां पर बताता है, ये आपके पास फॉर्मूला रहा इसका, के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, समझ आया। इसी प्रकार आप दूसरी पार्ट पे जाओ जो कि एमपीएस होता है। एमपीएस और के बीच में क्या रिलेशन होता है? इसकी जगह पे इनवर्स रिलेशन होता है। अगर मान लो एमपीएस ज्यादा है, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस देन लोअर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, के की वैल्यू कम होगी अगर एमपीएस की वैल्यू अगर ज्यादा है
तो। लेकिन अगर एमपीएस की वैल्यू कम है तो के की वैल्यू ज्यादा होगी। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इस कंसेप्ट में। देखो एमपीएस और एमपीसी के फॉर्मूले में हल्का सा चेंज है। एमपीसी को 1 से माइनस करते हैं, एमपीएस को अपन नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अब एमपीएस में भी दे लेते हैं दो चीज, 0.8 और 0.2, दो वैल्यूज ले लेते हैं। तो देखो 1/MPS, 1/MPS, तो मैं क्या कर सकता हूं, 1/0.8 कर दूं, कितना आएगा, 1.25 हो गया। ठीक है, एमपीएस की वैल्यू क्या ली मैंने यहाँ पे, ज्यादा ले ली, तो के की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। ठीक है, 1/MPS देखो 1/0.2। अब मैंने क्या किया, एमपीएस की वैल्यू कम ले ली, उससे क्या आ रहा है, के की वैल्यू ज्यादा आ रही है। मतलब इनवर्स रिलेशन है ना, एमपीएस की वैल्यू ज्यादा है तो के की वैल्यू कम, एमपीएस की वैल्यू कम है तो के की वैल्यू ज्यादा। यही रिलेशन बताता है एमपीएस के साथ मल्टीप्लायर का। ठीक है बेटा, फॉर्मूला आपके सामने याद रखना। ठीक है बेटा जी, अब आ जाओ फटाक से, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको ध्यान देना। एक्स एंटे सेविंग्स, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, इनका मतलब क्या होता है कि डिजायर्ड सेविंग्स क्या है आपकी और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसकी बात करता है। डिजायर्ड सोचा हुआ है, डिजायर्ड या प्लान्ड की प्लान किया हुआ है, सोचा हुआ है, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स और ऐसी सेविंग्स को कहते हैं एक्स एंटे सेविंग्स और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन जो एक्चुअल होती है, एक्चुअल सेविंग्स और एक्चुअल जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे उनको बताता है एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब एक्स पोस्ट सेविंग्स और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट बताता है आपका एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे सेविंग्स और एक्स एंटे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बताता है कि प्लान क्या था, डिजायर क्या था हमारा, उस चीज को शो करता है। ठीक है बेटा, एक और हमारे पास शानदार टॉपिक यहां पे खत्म होता है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लगाए हुए हैं यहां पे, इसको देख लेना। अगर इसको नहीं देखोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये काफी ज्यादा आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं। ठीक है बेटा, टॉपिक नंबर 3 चालू हो गया है हमारा। इस टॉपिक को भी फटाक से खत्म करते हैं और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगी। मैंने रिवीजन पर्सपेक्टिव से ही वीडियो बनाई थी। ठीक है बेटा, चलो जी ध्यान से देखेंगे। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड क्या होता है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, उसे हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। देखो, द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोल रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट में बोला गया है इसको। इट इज टर्म्ड एज एक्सेसिव डिमांड कंडीशन, या ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको ऐसे लिख सकते हो, डिमांड ज्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। इस चीज को शो किया जाता है एक्सेस डिमांड की कंडीशन। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और इनकम, या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करो या फुल इनकम की बात करो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम की बात करो, उस सेंस में अगर देखें तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, उसे हम एक्सेस डिमांड का कंडीशन कहते हैं। फटाक से पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बेटा, चलो जी अब जरा देखते हैं एक्सेस डिमांड से एक समस्या पैदा होती। कैसी समस्या, ध्यान से देखना। देखो, एक्सेस डिमांड क्या बोलता है कि भैया टोटल डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विस की ना, वो ज्यादा है किससे, प्रोड्यूसर के पास जो सामान पड़ा हुआ है ना, स्टॉक पड़ा है ना, उससे ज्यादा। मतलब 100 लोग दुकान के बाद खड़े हुए हैं और आपके पास कितने, 50 ही प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, तो हर आदमी को सामान नहीं मिल पाएगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। इससे होता क्या है, प्रोड्यूसर जो है ना वो क्या करता है, अपने स्टॉक को बेचना चालू करता है, स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम देयर स्टॉक्स, अपने स्टॉक्स में से सामान को बेचना चालू करेगा। अब उसको एक चीज नजर आएगी, उसका जो सामान है, इन्वेंट्री है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब वो 2 लोगों को बेचा, 4 लोगों को बेचा, 5 लोगों को बेचा, 10 लोगों को बेचा, 20 लोगों को बेचा, 20 लोगों को बेच दिया, अभी भी 80 लोग खड़े हुए हैं, 80 लोग खड़े हुए और आपके पास 30 ही प्रोडक्ट हैं। तो देखो ना, धीरे धीरे नंबर बढ़ता जा रहा है और सामान कम बचते जा रहे हैं। इस वजह से होता क्या है, आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं क्योंकि लोग ज्यादा देने के लिए रेडी हैं कि भैया एक काम करो, 10 का प्रोडक्ट है ना, मैं 15 में खरीदने के लिए रेडी हूं, मेरे को दे दो, क्योंकि प्रोडक्ट कम है, लोग ज्यादा हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये प्राइस लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं। इसे ही आप क्या कहते हो, ये रिजल्ट क्या करता है, हाई लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम के लेवल में हाई लेवल बढ़ जाता है। ये रिजल्ट करता है द प्राइस लेवल एंड वेज रेट विल कीप इंक्रीजिंग, क्योंकि लोगों के पास प्रोडक्ट कम पड़ रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वेज रेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि भैया तुम फटाक से बस बना के दे दो प्रोडक्ट, क्योंकि लोग खड़े हुए मेरे पास सामान खरीदने के लिए। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे डिमांड की वजह से, एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी आपके देश के अंदर। ठीक है, यही तो होती है महंगाई, जरूरत से ज्यादा किसी प्रोडक्ट के लिए आपको पे करना पड़ रहा है, वही तो महंगाई है, वही तो इन्फ्लेशन है, उस चीज को बताता है। इस वजह से इन्फ्लेशन होता है देश के अंदर। ठीक है बेटा, अब इस इन्फ्लेशनरी गैप को जरा समझो। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड इज अबव द लेवल ऑफ व्हाट, अबव द लेवल ऑफ द रिक्वायरमेंट टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज नोन, लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोल रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर
आपका जो है ये डिमांड आ रहा है, इस गैप के बीच के गैप जो है, ये जो दोनों के बीच में जो गैप है ना, इसे ही इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। क्या बोल रहा है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में ये डिमांड है, ठीक है बेटा। और लास्ट पॉइंट क्या, इसके ऊपर वाली लाइन क्या बोल रही है, इसके ऊपर वाली लाइन बोल रही है एग्रीगेट डिमांड एट दी अबव और बियॉन्ड फुल लेवल, कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के भी ऊपर जा रही है, उस गैप के बीच को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, ठीक है बेटा, समझ आया। उस गैप को क्या कहते हैं, इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट में डिमांड इतनी है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के भी ऊपर डिमांड चली गई है, तो इसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, ठीक है बेटा। चलो जी, इसको कुछ इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जाता है, जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट, इसके रीजंस क्या होते हैं, कैसे होती है डिमांड, क्यों कॉज हो जाती है, इन्फ्लेशनरी गैप्स क्यों आता है। अगर इंक्रीज कर दो प्राइवेट कंजम्पशन तुम लोग, अगर इंक्रीज कर दो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर तुम लोग अगर इंक्रीज कर दो गवर्नमेंट कंजम्पशन, अगर गवर्नमेंट कुछ कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके बेसिस पे हो जाता है। अगर एक्सपोर्ट राइज हो जाए, इंपोर्ट्स कम हो जाए या डिक्रीज हो जाए टैक्स बर्डन में। अब होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं, इनमें से एक तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूं। टैक्स का बर्डन अगर कम हो जाए, तुम 10 लाख रुपए महीना कमाते हो, 10 लाख रुपए साल कमाते हो, तुम 1 लाख टैक्स देते हो, तो खर्चा कितना करोगे, 9 लाख के हिसाब से करोगे, हाँ या ना, 9 लाख पूरा खर्चा करोगे, है ना। लेकिन अगर तुम्हारा टैक्स जो है ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब 1 लाख की जगह तुम्हें 3 लाख टैक्स देना है, तो 10 में से 3 तो टैक्स चला गया, बचा 7। अब खर्चा कैसे करोगे, 7 के हिसाब से करोगे, ठीक है ना। तो इन सब चीजों की वजह से आपके इन्फ्लेशनरी गैप्स के कुछ रीजंस आते हैं, कॉजेज होते हैं, ठीक है बेटा। अब आता है एग्रीगेट सप्लाई, या एग्रीगेट सप्लाई नहीं, सॉरी, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है, जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो एग्रीगेट डिमांड के, मतलब खरीदने वाले कम है लेकिन बेचने के लिए प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है आपके पास, मतलब 50 लोग खड़े हैं और आपके पास 200 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो मतलब आराम से आपके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब जरूरत से ज्यादा पड़ा है, इनफैक्ट ये बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, एक सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस, एग्रीगेट डिमांड कम है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है इन एन इकोनॉमी करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इट इज टर्म्स एज डेफिशिएट डिमांड, मतलब डिमांड यहां पे कम है, ठीक है, वहां पे एक्सेस थी, ज्यादा थी, यहां पे डिमांड कम है सप्लाई से, इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की यहां पे बात करी गई। अब इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे वहां पे इन्फ्लेशन हुआ था ना, यहां पे क्या होगा, यहां पे डिफ्लेशन होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो, इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी, all the goods and services produced in the economy cannot be sold at existing price level। existing price level पे आप इनको नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते, उसका रीजन है, खरीदने वाले इतने लोग ही नहीं है। लोग बोलेंगे कि यार वैसे ही सामान नहीं बिक रहा है तो सस्ता कर दें क्या, एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल पे उसको बेच नहीं पा रहे, आपको सस्ता करना पड़ेगा चीजों को बेचने के लिए, है ना। तो इसलिए ये बात कर रही है। नाउ इन्वेंट्री ऑफ प्रोड्यूसर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, क्या होता है, स्टॉक्स बढ़ता जाता है, खरीदने वाले कम है, अगर आपने कुछ बनाया है तो उसका स्टॉक बढ़ता जाएगा लेकिन उसकी सेल नहीं होगी, इस वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी श्रिंक होता जाएगा। आप खर्चे करते जा रहे हो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेकिन आपका प्रोडक्ट बिक तो रहा ही नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट तुम्हारा कम होता जा रहा है, बिक ही नहीं रहे प्रोडक्ट्स तुम्हारे, इनफैक्ट तुम्हें सस्ते दामों पे चीजों को निकालना पड़ेगा विद द फॉल ऑफ द प्राइस लेवल्स, ठीक है। अब इससे होता क्या है, देखो, लो लेवल ऑफ इनकम आएगी, लो लेवल ऑफ आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। द रिजल्ट इन द लो लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, ध्यान से सुनना, देखो, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी नहीं बिक रहा, तो क्या लोग और बनवाएंगे, नहीं बनवाएंगे। जब बनवाएगा ही नहीं कोई प्रोडक्ट, आउटपुट ही नहीं बन रहा होगा, तो क्या एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी किसी को, एम्प्लॉयमेंट कोई दे रहा होगा, मतलब फैक्ट्री बोल रही है कि यार कोई मार्केट में डिमांड ही नहीं कर रहा है सामान को, क्योंकि सबके पास सामान पड़ा हुआ है, खरीद ही नहीं रहा है, तो तुम लोग भी क्या करोगे, आके फैक्ट्री में तो कोई सामान बनेगा ही नहीं, फिर ऑलरेडी जो बना हुआ है वो तो बिक नहीं रहा, और बना के क्या कर लेंगे, तो लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इस वजह से सिचुएशन क्या होती है, डेफिसिट डिमांड कॉजेज डिफ्लेशन, डिफ्लेशन कॉज कर देता है एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसे कहा जाता है। और ये क्या होता है, इकोनॉमी एक ट्रैप में फंस जाती है, लो इनकम इक्विलिब्रियम के ट्रैप में फंस जाती है, ठीक है। इसको फिर सुधारना पड़ता है, सुधारने के कुछ रीजंस होते हैं, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। नाउ डिफ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप बहुत सिंपल है भाई, तुम्हारी जो, देखो इसको समझ लेते हैं पहले, फिर मैं तुम्हें इस डायग्राम से बताता हूं। व्हेन देयर इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ना चाहकर, मतलब चाहकर भी तुम्हें काम नहीं मिल रहा है, उसे इनवॉलंटरी आपका अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कि विलिंग है आदमी, जो पुराने रेट्स थे, वेज रेट्स थे, उस पर भी काम करने को तैयार है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं बनना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, डिमांड कर ही नहीं रहे लोग, तो लोग और नहीं बनवाएंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, ठीक है। इस वजह से आपको नहीं मिलता है।
इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम द लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट टू मेंटेन अ फुल एम्प्लॉयमेंट। एक और चीज देखना, जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी डिमांड कितनी इंपैक्ट होगी? वो लोग डिमांड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इनकम नहीं आ रही है, और इनकम नहीं आ रही है तो प्रोडक्ट सोल्ड नहीं हो रहे हैं। वो एक सर्कल जो है ना, एक ट्रैप बन जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ आया कि अगर ऑलरेडी आपके पास अनएम्प्लॉयड हो आप, तो आप अपनी डिमांड नहीं करोगे, कोई डिमांड नहीं होगी तो भैया प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में वो बिकेंगे नहीं, तो कंपनीज बनवाएंगी नहीं, और कंपनीज नहीं बनवाएगी तो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? वो सब एक सर्कल में फंस जाता है आदमी। ठीक है, दिस शॉर्टफॉल इज टर्म्ड एज डिफ्लेशनरी गैप। दैट इज, क्या बोला जा रहा है? देखो यहां पे तुम देखो, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, लेकिन उसके नीचे की वजह से एग्रीगेट डिमांड अंडर क्या हो रहा है? इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ये तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड है, अंडर क्या है तुम्हारा? इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वही तुम्हारा डिफ्लेशनरी गैप होता है, यही तुम्हारा डिफ्लेशनरी गैप होता है। ठीक है बेटा, देखो यहां पे देखो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है FE, और ये क्या है तुम्हारा? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये रहा नीचे, ये इसके नीचे आता है, वो उसके ऊपर आता है, अपन ने देखा था एक्सेस डिमांड में, ये इसके नीचे आता है। फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे आता है डिफ्लेशनरी गैप, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आता है इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, चलो जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फटाक से। मेजर क्या है इनको करेक्ट करने के लिए? फिस्कल मेजर्स से कर सकते हो और मॉनेटरी मेजर से कर सकते हो। फिस्कल मेजर्स क्या होते हैं? फिस्कल मेजर्स मतलब ऐसी पॉलिसीज बनाती है सरकार, जो सरकार के खर्चे और सरकार की इनकम पे डिपेंड करता है कि वो उससे बचा सकते हैं ऐसे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप से हमारे इकोनॉमी को। कैसे? देखो ध्यान से देखना, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू करेक्ट दी प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड टर्म्ड एज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के अंदर मतलब सरकार अपने खर्चे और अपने रेवेन्यू को लेकर एक पॉलिसी बनाती है। अगर सरकार ज्यादा खर्चा करेगी तो मनी फ्लो बढ़ जाएगा, है ना, जिससे लोगों के पास पैसा आना चालू हो जाएगा, और इससे कुछ मेजर्स को करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और उसी तरीके से रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ दो मेजर्स के तरीके से आप डेफिसिट और आपकी एक्सेस डिमांड को क्योर कर सकते हो, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स को क्योर कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट अपना खर्चा और अपने टैक्सेस मतलब रेवेन्यू होता है, सरकार की रेवेन्यू होती है, GST हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, सरकार का रेवेन्यू होता है। इसीलिए रेट्स जो होते हैं ना, एक्सचेंज जो आपके टैक्स रेट्स होते हैं, इसीलिए चेंज होते रहते हैं, क्योंकि सरकार अपना एक दिमाग चलाती है कैसे मुझे इकोनॉमी को स्टेबल रखना है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर मतलब सरकार के खर्चे भी होते हैं बहुत सारे, कुछ ब्रिजेस बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, कई तरह के खर्चे होते हैं। उन चीजों के मेजर्स के हिसाब से आप इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करते हो। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जो कि सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर रहा है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। मतलब कि आपने जो मनी एंड बैंकिंग में पॉइंट्स पढ़े, कौन कौन से? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब मेजर्स के थ्रू ये डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, अब क्या बोल रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कैसा है, मतलब आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है लेकिन 0% पे है कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, वो चीज भी डिपेंड करती है। अगर आपको आसानी से लोन मिलता जाएगा तो लोग ज्यादा खर्चा करने लग जाएंगे, लेकिन अगर आपको मुश्किल से लोन मिलेगा तो लोग सोच समझ के करेंगे। इस मेजर्स के थ्रू इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स को मेजर क्योर किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, ये सब मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग में समझा रखा है, तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी एक अंदाजा बता देता हूं। बैंक रेट एक लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। शॉर्ट टर्म लोन होता है और जनरली ओवरनाइट या एक दिन का होता है। जब कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे करता है RBI को, तो रेपो रेट के हिसाब से करता है। जब कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे करती है कमर्शियल बैंक को, तो रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से करती है। CRR और SLR का जो मेजर है, वो जो रेट है, वो LRR होता है। ठीक है बेटा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज को या तो खरीदती है या बेचती है ओपन मार्केट में, उससे जो पैसे का फ्लो चेंज होता है, उससे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप को क्योर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नाउ मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं। क्वालिटेटिव क्या मतलब? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, लोन लेने के लिए कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, कितनी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, अगर उस सिक्योरिटी की लिमिट को बढ़ा दिया जाए तो कंट्रोल कर सकते हो आप लोग क्रेडिट को। ठीक है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब कहां किस जगह पर लोन देना है, कौन सी इंडस्ट्री में लोन चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री में लोन नहीं देना है, उसके हिसाब से सरकार डिसाइड कर सकती है। हर इंडस्ट्री को इंपैक्ट नहीं होगा, किसी एक इंडस्ट्री को हो सकता है। मॉरल सुएशन मतलब प्यार से समझा रहे हैं देख लो, वरना प्रेशर से भी समझा सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट यही होता है। ठीक है, गवर्नमेंट नोटिस इशू कर देगी तो आपको उस हिसाब से ही लोन देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स को
करेक्ट किया जाता है। अब यहां पे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप जो लेबर चाहता है काम करना और जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, हर इंसान के पास काम है। अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर विलिंग टू और एबल टू वर्क आर गेटिंग वर्क। जो काम कर रहा है उसको तो काम मिल चुका है, जो चाहता है कि उसको काम मिले उसको भी काम मिल चुका है। ऐसे पॉइंट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर मींस जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी ये नहीं बोलता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है इन द इकोनॉमी में, बिकॉज देयर मे बी ऑलवेज एग्जिस्ट वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पे ना एग्जिस्ट कर सकता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट सर? वो नेक्स्ट वाली लाइन में समझ लो। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है खुद की समझ से बेरोजगार बैठे हुए हैं, काम ही नहीं करना है, इच्छुक ही नहीं है काम करने के लिए, तो ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब जो काम नहीं करना चाहता तो उसको काम कैसे मिलेगा? भले ही तुम IITian हो, भले ही तुम CEO CS हो, घर के बाहर तो निकलना पड़ेगा ना काम ढूंढने के लिए भाई। तो उसको कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो चाहता ही नहीं है, बिस्तर पे पड़ा रहना चाहता है, उसे अनएम्प्लॉयड कह रहे हैं। इट इज अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन व्हेन some people are not willing to work at all, काम ही नहीं करना चाहते हैं, are not willing to work at the existing wage rate। कि मतलब या तो काम ही नहीं करना चाहते, या जो ऑलरेडी उनको पैसा मिल रहा है ना कि CA हूं 50,000 की नौकरी क्यों करूंगा, नहीं करूंगा, जब 2 लाख रुपए मिलेंगे तभी काम करूंगा, तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है बेटा, चलो जी। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो पुराने रेट पे भी काम करने को तैयार है, जिसको बस नौकरी चाहिए, वो काम करना चाहता है पर फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, उसे कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता है अपनी सूझबूझ से, अपनी सोच समझ से अनएम्प्लॉयड है, ये चाहता है काम करना लेकिन काम नहीं मिल रहा। देखो, अ सिचुएशन इन इकोनॉमी व्हेन इवन इफ द पीपल आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, एबल भी हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग रेट पे भी काम करने को तैयार हैं, तब भी उनको काम नहीं मिल रहा, दे आर नॉट गेटिंग वर्क। ऐसी सिचुएशन को हम इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, यही हमारा ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ये सेम मैंने इस टॉपिक के भी आपको कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो भैया ध्यान से इसको देख लेना, फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से बेटा। चलो बेटा जी, आई होप कि आपने देख लिया होगा, बहुत बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। आई नो तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा मेरे साथ इतनी मेहनत करी है, मुझे फुल श्योरिटी है कि तुम लोग अपने टॉप करोगे एग्जाम स्कोर, कोई दो राय नहीं है कि तुम लोग बहुत केपेबल हो। बेटा हमेशा एक चीज को याद रखना कि अगर तुम मन से अगर जीत गए ना तो किसी भी इंसान से जीत जाओगे। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ खुद से है, और मैं कोई विश्वास तुम पे करे ना करे, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। मेरा दिल से प्यार, दिल से दुआ तुम्हारे साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विश यू कि तुम इतना नाम कमाओ कि तुम्हारे माँ बाप जब जाए ना सड़कों से तो तुम्हें माँ बाप को यही सुनने मिले कि अरे यार ये तो इसके माता पिता हैं, या ये इसके पापा हैं, या इसकी मम्मी है। वो अंदर से जो गर्व है ना, वो बस एक बार सीख जाओ, एक बार तुम्हें मिल जाएगा ना, तुम जीवन भर इतनी मेहनत करोगे कि तुम लोग वो चीज़ें, वो सुकून तुम वापस पा सको। ठीक है बेटा, चलो जी, बाकी खूब अच्छा लगा तुमसे मिलकर, बहुत मजा आया। ऑल द वेरी बेस्ट, और इन वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना, खूब प्यार दिखाना, जिससे कि हम खूब सारी मेहनत कर पाएं और आगे भी बच्चों को बहुत मेहनत कर पाएं। ठीक है जी, चलो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन।